सुदर्शन चक्र का पहला उल्लेख वैदिक काल के सबसे पुराने ग्रंथों ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाद में महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण जैसे विस्तृत स्रोतों में मिलता है, जहां इसे केवल एक दिव्य आयुध के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत उन्नत और तकनीकी दृष्टि से जटिल स्पिनिंग डिस्क वेपन के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद मंडल 6 और मंडल 10 में चक्र शब्द ऐसे आयुध के लिए प्रयोग हुआ है जिसे घुमाते हुए प्रहार किया जाता था, और कई विद्वानों का मानना है कि यह शब्द बाद में विशेष रूप से सुदर्शन नाम के साथ जुड़कर एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार के रूप में परिभाषित हुआ। महाभारत के अनुसार कृष्ण इसे अपनी तर्जनी पर संतुलित करके अत्यधिक गति से घुमाते थे, जो इस बात का संकेत है कि यह कोई साधारण गोल धातु नहीं बल्कि प्रीसाइसली बैलेंस्ड सेंट्रिपेटल फोर्स आधारित हाई स्पीड रोटेशनल वेपन रहा होगा। पुराणों में इसके बारे में लिखा है कि इसमें कई शार्प एज्ड स्पोक्स या प्रॉन्ग्स थे। कुछ ग्रंथों में संख्या 108 बताई गई है, जो इंगित करता है कि यह एक मल्टीलेयर्ड सर्कुलर ब्लेड सिस्टम था, जिसमें एक मुख्य रिंग और उसके आसपास कई सूक्ष्म धारदार किनारे होते थे। भारतीय हथियार विशेषज्ञों ने इसकी तुलना चक्री आयुध और चक्रिका नामक वेपन्स से की है, जो प्राचीन भारत में मिलते हैं और जिनमें लोहे, तांबे, कांसे और कभी-कभी कठोर मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता था। विष्णु पुराण में यह तत्व मिलता है कि सुदर्शन अत्यंत हल्का होने के बावजूद तेजी से घूमते समय अपने लक्ष्य को चीरने की क्षमता रखता था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हथियार में वेट डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास और आउटर रिम शार्पनेस को अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से संतुलित किया गया था। ऐसा वेपन बनाना सामान्य लोहारों के बस की बात नहीं थी, बल्कि एडवांस्ड मेटलर्जिस्ट्स द्वारा किया गया कार्य प्रतीत होता है, जैसा कि भारतीय आयरन एज के कई प्रमाण बताते हैं, जैसे दिल्ली के लौह स्तंभ का 1600 वर्षों तक न जंग लगना, जो भारत की धातुकर्म कुशलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई विद्वानों ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि सुदर्शन शब्द का अर्थ है सुंदर दृष्टि या जो स्पष्ट रूप से लक्ष्य को देखने की क्षमता रखे, जो संभवतः एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि इस बात का संकेत हो सकता है कि यह हथियार हाई प्रिसिजन टारगेटिंग पर आधारित था, यानी इसे फेंकने वाला योद्धा अपने रिस्ट मोशन, स्पिन वेलोसिटी और आर्क ट्रेजेक्टरी को उत्कृष्ट रूप से नियंत्रित करता था। इसके वर्णनों में यह भी मिलता है कि यह अपने लक्ष्य को भेद कर वापस भी लौट आता था, जो वास्तविकता में जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी, सर्कुलर मोमेंटम रिटेंशन और होमिंग पाथ कर्वेचर जैसी भौतिक सिद्धांतों के अनुरूप देखा जा सकता है। इस तरह जब हम प्राचीन ग्रंथों में मौजूद प्रत्येक तकनीकी संकेत को जोड़ते हैं, तो सुदर्शन चक्र किसी जादुई या अलौकिक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि हाईली इंजीनियर्ड, एरोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड, रोटेशनली एक्सेलरेटेड सर्कुलर वेपन के रूप में उभर कर सामने आता है, जो अपने समय के हथियारों में सबसे उन्नत और तकनीकी रूप से परिष्कृत आयुध रहा होगा। भारत में आयरन एज के दौरान व्हील वेपन्स या सर्कुलर ओफेंसिव वेपन्स का विकास किसी एक राजा, क्षेत्र या सभ्यता का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी तकनीकी प्रगति, धातुकर्म कौशल, युद्ध रणनीति और सांस्कृतिक प्रभावों का संयुक्त विकास था। लगभग 1500 से 1200 बीसीई के बीच पेंटेड ग्रे वेयर (पीजीडब्ल्यू) संस्कृति में जब लोहे का तेजी से उपयोग शुरू हुआ, तभी से सर्कुलर वेपन्स का प्रारंभिक रूप दिखाई देने लगता है। भारतीय योद्धाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चक्र, चक्री, चक्रिका और परिघ नामक हथियार मूलतः स्पिनिंग डिस्क तकनीक पर आधारित थे, जिनका उद्देश्य दुश्मन को घूर्णन की तीक्ष्ण धार से काटना, क्षति पहुंचाना या उन्हें युद्ध क्षेत्र में भ्रमित करना था। आयरन एज में भारत ने जिस गति से धातु प्रसंस्करण और हीट ट्रीटमेंट की तकनीकें विकसित की, जैसे कार्ब्यूराइजिंग, फोर्जिंग, क्वेंचिंग, एलॉय मिक्सिंग, उनसे अत्यंत पतले लेकिन मजबूत सर्कुलर ब्लेड्स बनाना संभव हुआ, जिसमें आउटर रिम को अधिक कठोर और केंद्रीय भाग को अपेक्षाकृत हल्का बनाया जाता था ताकि स्विंग करने या फेंकने पर एंगुलर मोमेंटम तेजी से बढ़े।
वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि एंशिएंट मेटलर्जिस्ट्स ने आउटर रेडियस को अधिक डेंसिटी और एक्सट्रीम एज शार्पनेस देकर वेपन की कटिंग एबिलिटी को कई गुना बढ़ाया। शास्त्रीय युद्ध ग्रंथों जैसे धनुर्वेद, नीतिवाक्यमृत और अग्निपुराण में व्हील बेस्ड वेपन्स की कई श्रेणियां वर्णित हैं। कुछ रिस्ट कंट्रोल्ड थे, कुछ थ्रोएबल, कुछ क्लोज कॉम्बैट और कुछ ऐसे जिन्हें योद्धा अपनी भुजा पर घुमाकर अत्यधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता था। आयरन एज के योद्धाओं को सर्कुलर वेपन्स की ट्रेनिंग विशेष रूप से दी जाती थी, क्योंकि इन हथियारों को चलाने के लिए मजबूत कलाई, सही कोण, रिस्ट स्नैप प्रिसिजन और वेपन बैलेंस का ज्ञान आवश्यक था। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में टैक्सिला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा और कई उत्तर भारतीय साइट्स पर ऐसे मेटल रिंग्स और एज्ड सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनमें सिमेट्रिकल ग्राइंडिंग मार्क्स पाए गए। ये संकेत देते हैं कि सर्कुलर वेपन्स को सिर्फ फोर्जिंग नहीं बल्कि पॉलिशिंग और एरोडायनामिक शेपिंग की प्रक्रिया से भी गुजारा जाता था। चूंकि आयरन एज में घोड़ा आधारित युद्ध और तेजी से चलने वाले इन्फैंट्री फॉर्मेशंस आम हो चुके थे, इसलिए व्हील वेपन्स का उपयोग दुश्मन की पाइक फॉर्मेशन को तोड़ने, घुड़सवारों को असंतुलित करने और शील्ड गैप्स में सटीकता से प्रहार करने के लिए होता था। कई वेपन्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय चक्र वेपन्स ने आगे चलकर ग्रीक एंड पर्शियन वॉर रिंग्स, सेंट्रल एशियन स्पिनिंग ब्लेड्स और साउथ ईस्ट एशियन डिस्क वेपन ट्रेडिशंस को प्रभावित किया, जिससे यह साबित होता है कि भारत का सर्कुलर वेपन टेक्नोलॉजी विश्व के सबसे प्रारंभिक और उन्नत स्तरों में से एक थी। आयरन एज के वेपन्स डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान इस बात का था कि भारतीय मेटलर्जिस्ट्स ने लाइटवेट बट लीथल स्ट्रक्चर्स तैयार किए, जो उच्च गति से घूमते समय जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी बनाए रखते थे। यही तकनीकी पृष्ठभूमि आगे चलकर सुदर्शन चक्र जैसे अत्याधुनिक आयुध की वैचारिक और वैज्ञानिक नींव बनी, जिसका वर्णन बाद में महाभारत और पुराणों में देखा जाता है। व्हील वेपन्स की यह परंपरा किसी काल्पनिक या पौराणिक कल्पना का हिस्सा नहीं बल्कि एक सुसंगत मेटलर्जिकल एवोल्यूशन थी, जिसमें रोटेशन, बैलेंस, एरोडायनामिक्स, एंगुलर वेलोसिटी और एज डायनामिक्स जैसे सिद्धांत पूरी तरह लागू होते थे। और यही कारण है कि आयरन एज इंडिया को सर्कुलर वेपन इंजीनियरिंग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। सुदर्शन चक्र की वास्तविक मटेरियल कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हमें भारतीय धातुकर्म, इंडियन मेटलर्जी की उन प्राचीन तकनीकों को गहराई से देखना होगा, जो आयरन एज और अर्ली क्लासिकल पीरियड में अपने चरम पर थीं। महाभारत और पुराणों में सुदर्शन चक्र को तेजस्वी, अग्निसदृश, घूमते हुए अग्निवृत्त जैसे शब्दों में वर्णित किया गया है, जो संकेत देते हैं कि यह हथियार साधारण लोहा नहीं बल्कि विशेष अलॉय और उच्चताप प्रक्रियाओं से निर्मित था। भारतीय मेटलर्जिकल रिकॉर्ड्स जैसे अर्थशास्त्र, सुश्रुता संहिता और प्राचीन लोहाशस्त्र ग्रंथों में ऐसी धातुओं का उल्लेख मिलता है जो मल्टीमेटल अलॉयज थीं, जैसे ताम्रलोह, कांसालोह, नागलोह और विशेष रूप से अयह रिफाइंड स्टील, जिसे कार्ब्यूराइज्ड आयरन से तैयार किया जाता था। सुदर्शन चक्र के संदर्भ में मेटलर्जिस्ट्स का मानना है कि इसकी आउटर रिम एक हाई कार्बन स्टील या क्वेंच हार्डन्ड अलॉय से बनी हो सकती है, जो कटाव क्षमता, कटिंग एफिशिएंसी को अत्यधिक बढ़ाती है, जबकि इनर रिंग कंपैरेटिवली हल्की धातु जैसे ताम्र या ब्रॉन्ज मिश्र धातु की बनाई गई हो सकती है, ताकि कुल वजन अधिक न होकर रोटेशनल स्पीड उच्चतम स्तर तक पहुंचे। भारत में वुड्स स्टील, जिसे लेटर एरा डमास्कस स्टील का जनक माना जाता है, विश्व की सबसे स्मूथ, ड्यूरेबल और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु मानी जाती थी, और इसका इतिहास कम से कम 300 बीसीई से भी पुराना है। सुदर्शन चक्र की संरचना इससे मिलती जुलती हो सकती है, क्योंकि वुड्स स्टील की माइक्रोस्ट्रक्चर में पाए जाने वाले सीमेंटाइट कार्बाइड्स अत्यंत तेज धार और लंबे समय तक टिकने वाली कटिंग एज प्रदान करते हैं। मेटलर्जिकल एक्सपर्ट्स इस बात पर भी सहमत हैं कि सुदर्शन चक्र जैसा हथियार बनाने के लिए मल्टीलेयर फोर्जिंग जैसे आधुनिक पैटर्न वेल्डिंग, रिपीटेड हीटिंग कूलिंग साइकिल्स एंड अलॉय डिफ्यूजन टेक्निक्स आवश्यक रहे होंगे।
इसे एक संभावित लैमिनेटेड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर की तरह भी समझा जाता है, जहां आउटर सर्कुलर परिमीटर को मैक्सिमम हार्डनेस और कोर को मैक्सिमम टफनेस दिया जाता है, ताकि डीप स्पिनिंग के दौरान क्रैक प्रोपगेशन या मेटल फेलियर न हो। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का वर्णन मिलता है, जहां लोहे को विशेष जड़ी बूटियों, पशु वसा, तिल के तेल और कार्बन रिच चारकोल बेड्स में क्वेंच किया जाता था, जिससे धातु की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाती थी। यह प्रक्रिया हथियार को न केवल अत्यधिक शार्प बनाती थी, बल्कि उसे थर्मल शॉक, इम्पैक्ट स्ट्रेस और रोटेशनल स्ट्रेन सहने योग्य बनाती थी। सुदर्शन चक्र की अत्यधिक घूर्णन क्षमता, हाई एंगुलर मोमेंटम के लिए आवश्यक था कि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सिमेट्रिक हो, इसलिए क्राफ्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकली प्रेसाइज बैलेंसिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता होगा। कई आर्कियोमेटलर्जिस्ट्स का अनुमान है कि चक्र की 108 और मल्टीटूथ माइक्रोएजेस संभवतः लेजर कट जैसी नहीं, बल्कि मैन्युअली फाइल्ड माइक्रोग्राइंड एजेस थीं, जिन्हें डायमंड डस्ट या क्वार्ट्ज अब्रेसिव्स से शार्पन किया जाता था। इसके साथ वेपन पर प्रोटेक्टिव एंटी कोरोजन कोटिंग के लिए एंशिएंट इंडियन वार्निशेस, प्लांट रेजिन्स, लैक या स्पेसिफिक ऑयल ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता था, जिनके अवशेष कई पुराने आयरन आर्टिफैक्ट्स पर पाए गए हैं। इन सभी तकनीकों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि सुदर्शन चक्र किसी देवत्व आधारित चमत्कारिक वस्तु की बजाय एक हाईली इंजीनियर्ड, साइंटिफिकली डिजाइंड और मेटलर्जिकली एडवांस्ड हथियार था, जो उस समय की तकनीकी सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है। इसकी मटेरियल कॉम्पोजिशन प्राचीन भारत के मेटलर्जिकल ब्रिलियंस का ऐसा प्रमाण हो सकती है, जिसने दुनिया भर में आयरन वर्किंग ट्रेडिशंस को प्रभावित किया। सुदर्शन चक्र की 108 शार्प एजेस का वैज्ञानिक विश्लेषण यह दिखाता है कि यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक अत्यंत उन्नत इंजीनियरिंग आधारित सर्कुलर वेपन रहा होगा, जिसकी संरचना में एरोडायनामिक्स, जायरोस्कोपिक रोटेशन और कटिंग मैकेनिक्स का गहरा विज्ञान छिपा था। सबसे पहले तो 108 एजेस स्वयं एक परफेक्ट सिमेट्री बनाते हैं, क्योंकि 108 एक ऐसा गणितीय संख्या पैटर्न है जो सर्कुलर ज्योमेट्री में समान विभाजन, इक्वल एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करता है, जिससे चक्र जब हाई स्पीड रोटेशन में जाता है तो हर एज पर आने वाला प्रेशर बराबर रहता है और इम्बैलेंस या वॉबलिंग की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यह परफेक्ट सिमेट्री एरोडायनामिक ड्रैग को कम करते हुए लिफ्ट फोर्स को संतुलित रखती है, जिससे चक्र का फ्लाइट पाथ स्थिर, स्टेबल ट्रेजेक्टरी रहता है। इसके अलावा जब कोई सर्कुलर वेपन इतनी तेजी से घूमता है तो उस पर जायरोस्कोपिक इफेक्ट काम करता है, जो उसे दिशा बदलने या डिफ्लेक्ट होने से रोकता है। इसका मतलब यह कि चक्र एक बार ट्रेजेक्टरी पर सेट हो जाए तो हाई एंगुलर मोमेंटम उसे टारगेट की ओर स्टेडी फॉरवर्ड थ्रस्ट देता है। 108 माइक्रोब्लेड्स या सरेटेड एजेस एयर फ्लो को छोटे छोटे टर्बुलेंट लेयर्स में बांट देते हैं, जिससे एयर फ्रिक्शन कम हो जाती है और वेपन की स्पीड बरकरार रहती है। कटिंग मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्ट्रक्चर एक घुमावदार सॉब्लेड की तरह काम करता है, जिसमें हर ब्लेड एज इम्पैक्ट के समय स्लाइसिंग इम्पैक्ट डिलीवर करता है और मल्टी-एज इंटरैक्शन की वजह से कॉन्टैक्ट सरफेस पर प्रेशर काफी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हाई आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट प्राप्त करता है तो उसके आउटर सरकमफ्रेंस पर लिनियर वेलोसिटी वेपन के सेंटर की वेलोसिटी से कई गुना अधिक होती है, जिससे कटिंग फोर्स एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण से सुदर्शन चक्र के बारे में कहा गया कि वह विरोधियों को स्पर्श मात्र से विभाजित कर देता था, क्योंकि हाई स्पीड रोटेशन के दौरान एजेस रेजर शार्प स्लाइसिंग इफेक्ट उत्पन्न करती थीं। एरोडायनामिक पर्सपेक्टिव से यदि चक्र की आउटर रिम स्लाइटली कॉन्केव या कॉन्वेक्स बनाई गई हो तो यह एयर फ्लो को स्ट्रीमलाइन करते हुए वेपन को स्पिन स्टेबलाइज्ड मिसाइल जैसा व्यवहार देती है, कुछ वैसा जैसा मॉडर्न डिस्क थ्रोइंग वेपन्स या बूमरैंग एरोडायनामिक्स में देखा जाता है।
जहां कर्व्ड सरफेसेस एयर प्रेशर डिफरेंस बनाकर स्टेबल फ्लाइट देते हैं। 108 एजेस की डिस्ट्रीब्यूशन चक्र को न सिर्फ स्टेबल बनाती है बल्कि इम्पैक्ट एफिशिएंसी भी बढ़ाती है, क्योंकि सिंगल लार्ज ब्लेड के बजाय मल्टीपल स्मॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मटेरियल रेजिस्टेंस को एक साथ तोड़ते हैं, जिससे एनर्जी डिसिपेशन कम होती है और ओवरऑल पेनिट्रेशन एबिलिटी अधिक होती है। इसके अलावा शार्प एजेस के बीच माइक्रोगैप्स एयर फ्लो को कॉम्प्रेस और डीकम्प्रेस करते हैं, जिससे वेपन के चारों ओर एक लो प्रेशर वोर्टेक्स बनता है जो उसे हवा में ड्रैग से लड़ने में मदद करता है। पुराने इंडियन वेपन डिजाइन्स में भी ऐसे वोर्टेक्स बेस्ड मैकेनिज्म्स देखे गए हैं, जैसे चक्रम और परिघा वेपन्स। 108 का सिंबॉलिक महत्व अलग है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक परफेक्ट हार्मोनिक नंबर है जो रोटेशनल सिमेट्री और वेट बैलेंसिंग के लिए आइडियल माना जाता है। यही कारण है कि यदि सुदर्शन चक्र वास्तव में क्राफ्टेड वेपन था, तो उसकी कटिंग एफिशिएंसी, फ्लाइट स्टेबिलिटी, एरोडायनामिक्स और रोटेशनल मोमेंटम एंशिएंट इंजीनियरिंग का अनमैच्ड एग्जाम्पल रही होगी। इस तरह 108 शार्प एजेस किसी धार्मिक कारण से नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स और प्रिसिजन डिजाइन की जरूरत से जुड़े हो सकते हैं, जो इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई परफॉर्मेंस सर्कुलर वेपन बनाते हैं। सुदर्शन चक्र के थ्रोइंग मैकेनिज्म को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय युद्ध कौशल, मानव शरीर की किनेटिक पावर, रोटेशनल डायनामिक्स और जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी को एक साथ देखकर विश्लेषण करना पड़ता है, क्योंकि यदि हम इसे केवल पौराणिक शैली में समझें तो इसकी असली तकनीक छुप जाती है। सबसे पहले, चक्र को फेंकने की प्रक्रिया किसी साधारण हथियार फेंकने जैसी नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत जटिल संयोजन है जिसमें रिस्ट टॉर्क, शोल्डर रोटेशन, एल्बो एक्सेलरेशन और पूरे शरीर के मोमेंटम का सिंक्रोनाइज्ड उपयोग होता है। प्राचीन शस्त्र विद्या ग्रंथों में ऐसे सर्कुलर वेपन्स को चक्रम स्टाइल थ्रो के आधार पर ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें योद्धा पहले चक्र को हाथ से हल्का स्पिन देकर उसके इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को सेट करते थे, फिर हाथ की कलाई को तेजी से अंदर की दिशा में ट्विस्ट करते हुए उसे आगे की ओर रिलीज किया जाता था, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेपन को लो ड्रैग फ्लाइट ट्रेजेक्टरी में भेजती थी। सुदर्शन चक्र का सर्कुलर और परफेक्टली सिमेट्रिकल डिजाइन इसे हवा में वॉबल होने से बचाता है, क्योंकि जब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हाई स्पीड रोटेशनल मोशन में जाता है तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट उसे स्थिर स्टेबल दिशा में बनाए रखता है। इसका मतलब यह कि चक्र हवा के दबाव, क्रॉसविंड या मोड़ वाली दिशा में भी खुद को संतुलित रखकर टारगेट तक पहुंच सकता था। वैज्ञानिक दृष्टि से जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसी बाहरी डिस्टरबेंस को रेजिस्ट करता है, इसलिए चक्र एक सेल्फ स्टेबलाइजिंग रोटेटिंग डिस्क की तरह व्यवहार करता था, जो हवा में गिरने या जिगजैग होकर भटकने के बजाय एक निर्धारित पाथ पर मूव कर सकता था। फेंकने के दौरान मानव शरीर लगभग 70-80% किनेटिक एनर्जी शोल्डर जॉइंट्स और टोर्सो रोटेशन से उत्पन्न करता है, यानी योद्धा पहले अपने पैरों से बॉडी वेट शिफ्ट करता, फिर कमर, टोर्सो को तेजी से घुमाकर ऊर्जा को हाथ और कलाई की ओर भेजता, ठीक उसी तरह जैसे मॉडर्न जैवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो में बॉडी मैकेनिक्स काम करती है। सुदर्शन चक्र जैसे हाई डेंसिटी वेपन में वजन का अधिकांश हिस्सा आउटर रिम में होता, जिससे रिम वेटेड डिजाइन इम्पैक्ट फोर्स और रोटेशनल स्पीड दोनों को ड्रामेटिक रूप से बढ़ाता था। यह वही सिद्धांत है जो आज मॉडर्न थ्रोइंग डिस्क्स और वेपनाइज्ड शरीकन में उपयोग होता है। आउटर मास कॉन्सेंट्रेशन से स्पिन रेट तेज होता है और फ्लाइट स्टेबिलिटी बढ़ती है। चक्र को रिलीज करने के क्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रिस्ट स्नैप की होती है। कलाई का तेज इनवर्ट ट्विस्ट वेपन को फाइनल एक्सेलरेशन देता है, जिससे रोटेशनल वेलोसिटी कई गुना तक बढ़ सकती है। फिजिक्स के अनुसार यदि किसी डिस्क को रिस्ट इंपल्स और शोल्डर टॉर्क दोनों मिले तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ सकती है, जिसका मतलब यह कि प्रोजेक्टाइल हवा में बहुत तेजी से रोटेट कर सकता है और उसकी कटिंग एफिशिएंसी भी बेहद बढ़ जाती है।
सुदर्शन चक्र का स्ट्रीमलाइंड सर्कुलर डिजाइन हवा को काटते हुए आगे बढ़ता और उसकी मल्टीपल एजेस एयर फ्लो को छोटे वॉर्टिसेस में डिवाइड करके ड्रैग को कम कर देती, जिससे वेपन अपनी स्पीड को खोए बिना काफी लंबी दूरी तय कर सकता था। कॉम्बैट थ्योरी बताती है कि ऐसे वेपन्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल या स्लाइटली टिल्टेड एंगल पर रिलीज किया जाता है ताकि जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। यह रोटेशन एक स्पिनिंग सॉलाइक किनेटिक इफेक्ट पैदा करती है, जिससे इम्पैक्ट के समय एज स्लाइसिंग रादर दैन ब्लंट फोर्स डैमेज डिलीवर करती है। साथ ही हाई स्पीड रोटेशन चक्र को लक्ष्य को शेयर कटिंग फोर्स से हिट करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेपन को रेजिस्ट नहीं होने देता, यानी चक्र सरफेस से टकराने के बाद रुकता नहीं बल्कि अपनी एंगुलर मोमेंटम की वजह से घूमते हुए भीतर तक कट सकता था। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का थ्रोइंग मैकेनिज्म किसी कल्पना का परिणाम नहीं बल्कि एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड बायोमैकेनिकल और एरोडायनामिक सिस्टम था, जिसमें शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा, स्पिन मैकेनिक्स, हाई एंगुलर मोमेंटम और जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी एक साथ मिलकर वेपन को एक असाधारण सुपर प्रिसिजन वॉर टूल में बदल देते थे। प्राचीन भारत की धातुकर्म तकनीकें विश्व में सबसे उन्नत मानी जाती हैं और इसी कारण सुदर्शन चक्र जैसे अत्यंत सटीक और घातक हथियारों के निर्माण की संभावना पर शोधकर्ता हमेशा ध्यान देते आए हैं। आयरन एज के समय भारत में वुड्स स्टील, दमास्कस स्टील के पूर्वज माने जाने वाले अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, क्वेंच हार्डनिंग, फोर्ज वेल्डिंग जैसे तकनीकी प्रक्रियाएं पहले से मौजूद थीं, जिनका उल्लेख अर्थशास्त्र, समरंगना सूत्रधारा, अग्निपुराना, आयुर्वेदा ऑफ मेटल्स और रसरत्नाकारा जैसे ग्रंथों में मिलता है। उस समय के धौंकनी, बिल्लोस, भट्टियों, फर्नेसेस और लोहे को 1300-1400 सी तक गर्म करने की क्षमता इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय कारीगर सामान्य लोहे से कहीं ज्यादा मजबूत, लचीला और उच्च गुणवत्ता वाला स्टील तैयार करते थे, जिसमें अशुद्धियों को हटाने और कार्बन को सटीक रूप से मिलाने की तकनीक भी शामिल थी। यही कारण था कि वुड्स स्टील से बने शस्त्र अत्यंत तेज, हल्के और टिकाऊ होते थे, ऐसा कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार लिखते हैं कि जब ग्रीक या रोमन सैनिकों की तलवारें युद्ध में टूट जाती थीं, तब भारतीय स्टील के हथियार बिना क्षति लड़ाई जारी रखते थे। इसी धातु विज्ञान के उच्च स्तर के कारण अत्यंत संतुलित और सिमेट्रिकल गोलाकार हथियार जैसे कि चक्रम, वैतालिका चक्र और भी कई सर्कुलर वॉर वेपन्स बनना संभव था, जिनमें हर मिलीमीटर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना परफेक्ट होता था कि लंबी दूरी तक फेंके जाने के बाद भी दिशा विचलित नहीं होती थी। सुदर्शन चक्र एक साधारण चक्र नहीं था, बल्कि रिसर्च बताती है कि इसे बहुस्तरीय फोर्जिंग तकनीक से बनाया जा सकता था। पहले कोर तैयार किया जाता, फिर आउटर रिम को अलग धातु से फोर्ज करके उस पर अत्यंत तेज धारें बनाई जाती। यह प्रक्रिया बहुत कौशल और प्रिसिजन मांगती थी, क्योंकि छोटी सी असंतुलन भी घूमते समय कंपन पैदा कर सकता था, जो हथियार को अस्थिर कर देता। भारतीय शिल्पकार मेटल क्वेंचिंग को अत्यधिक नियंत्रित तरीके से करते थे, कभी तेल से, कभी पानी से, कभी जड़ी बूटियों से मिश्रित लिक्विड्स से, ताकि धातु की कठोरता और लचीलापन परफेक्ट रहे। पुरातत्व एक्सकवेशंस से जो प्राचीन फर्नेस रिमेन्स मिले हैं, उनमें टेम्परेचर कंट्रोल मार्किंग्स, सेपरेट कार्बन इन्फ्यूजन चेम्बर्स और एयरफ्लो रेगुलेटर्स जैसी चीजें साबित करती हैं कि भारतीय लोहार मेटलर्जी को केवल एक कौशल नहीं बल्कि विज्ञान की तरह समझते थे। उस समय की गिल्ड बेस्ड ट्रेनिंग प्रणाली में कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी तकनीक को और रिफाइंड बनाते गए, जिससे हाई प्रिसिजन सर्कुलर वेपन्स बनाना पूरी तरह संभव हो गया। जब चक्र जैसी वस्तु पर 108 एजेस की सिमेट्रिकल अलाइनमेंट, अल्ट्रा शार्प फिनिश और परफेक्ट सर्कुलर जियोमेट्री की आवश्यकता होती है, तो ऐसी वस्तु को बनाने के लिए एक्सपर्ट फोर्जिंग टेक्निक्स जरूरी होती हैं, और यही तकनीकें प्राचीन भारत के पास डॉक्यूमेंटेड रूप में उपलब्ध थीं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से सुदर्शन चक्र का निर्माण किसी दिव्य या जादुई प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि एडवांस्ड मेटल फोर्जिंग,
हाई टेम्परेचर फर्नेसेस, प्रिसिजन ग्राइंडिंग और सिमेट्रिकल शेपिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का परिणाम हो सकता है, जो उस युग में अन्य सभ्यताओं से कहीं अधिक विकसित थीं। प्राचीन ग्रंथों में सुदर्शन चक्र को ऐसा दिव्य अस्त्र बताया गया है जो लक्ष्य तक स्वयं पहुंच जाता है और फेंकने वाले के पास वापस लौट आता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इस वर्णन का विश्लेषण किया जाए तो यह पूरी तरह असंभव नहीं लगता कि प्राचीन भारतीय शस्त्र निर्माण तकनीक और युद्ध विज्ञान मिलकर एक ऐसे सर्कुलर वेपन का निर्माण कर सकते थे जिसमें गाइडेड मोशन जैसी विशेषताएं आंशिक रूप से संभव हो। आधुनिक समय में रिटर्निंग वेपन्स का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बूमरैंग है, जो एरोडायनामिक्स और रोटेशनल लिफ्ट के कारण कर्व्ड पाथ में घूमकर वापस लौट आता है। भारतीय चक्रम भी जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी और सर्कुलर मोमेंटम के कारण सीधी रेखा में अत्यधिक दूरी तक जाता है। यदि सुदर्शन चक्र को उसी सिद्धांत पर उच्च परिशुद्धता, प्रिसिजन और बहुत संतुलित मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तैयार किया गया हो तो यह संभव है कि फेंके जाने के बाद वह हवा में स्थिर घूमते हुए अपनी दिशा को लंबे समय तक बनाए रखता हो। एंशिएंट टारगेट लॉक की अवधारणा को आधुनिक विज्ञान में समझें तो यह मूल रूप से ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन और एंगुलर मोमेंटम कंट्रोल से जुड़ी होती है। यानी अगर किसी सर्कुलर वेपन को यह सिखा दिया जाए कि उसे कैसे पकड़कर किस कोण पर किस वेग से फेंका जाए, तो वह फेंकने वाले सैनिक द्वारा पहले से चुने गए टारगेट लाइन पर ही आगे बढ़ता रहता। इसके अलावा हथियार का बाहरी किनारा रिम 108 एजेस के कारण हवा को काटते हुए डायरेक्शनल स्टेबिलिटी पैदा कर सकता था, जिससे यह लक्ष्य से टकराने तक अपनी दिशा न बदले। रिटर्निंग मोशन की बात करें तो यह पूरी तरह फिक्शनल या डिवाइन नहीं है। यदि किसी हाईली एरोडायनामिक सर्कुलर डिस्क को एक निश्चित ऑफ एंगल, स्पिन रेट और रिस्ट फ्लिक के साथ फेंका जाए तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार वह लक्ष्य को हिट करने के बाद कर्व्ड पाथ में घूमकर वापस आ सकता है, बशर्ते उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो और उसका सेंटर ऑफ मास ठीक से अलाइन हो। प्राचीन योद्धाओं को ऐसे हथियारों की ट्रेनिंग मिलती थी और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि सिख वॉरियर्स और राजपूत वॉरियर्स कभी-कभी चक्रम को ऐसे कोण पर फेंकते थे कि वह टारगेट के बाद भी सर्कुलर रिटर्न पाथ ले सके। इसलिए सुदर्शन चक्र को गाइडेड कहने का अर्थ यह नहीं कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या मिराक्युलस इंटेलिजेंस थी, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि उसकी ज्योमेट्री, स्पिन वेलोसिटी, रेडियस, एज सिमेट्री और एरोडायनामिक प्रोफाइल इतनी परफेक्ट थी कि ट्रेन्ड वॉरियर के हाथ में यह वेपन अपनी पाथ स्टेबिलिटी बनाए रख सकता था। ग्रेविटेशनल पुल, एयर ड्रैग, रोटेशनल लिफ्ट और जायरोस्कोपिक प्रिसेशन ऐसे फिजिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो रिटर्निंग या ट्रैकिंग लाइक मोशन को संभव बनाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि सुदर्शन चक्र का टारगेट लॉक वास्तव में वॉरियर की स्किल बेस्ड प्रिडिक्टिव थ्रोइंग टेक्निक थी और रिटर्निंग मोशन उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिमेट्री व एरोडायनामिक्स का परिणाम हो सकता है। यानी वेपन डिवाइन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से बने एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड सर्कुलर वॉर वेपन का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन काल में सुदर्शन चक्र को केवल एक दिव्य शस्त्र के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि यह एक अत्यंत रणनीतिक और तकनीकी रूप से उन्नत वॉर वेपन माना जाता था, जिसे विष्णु और कृष्ण जैसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हाथों में उच्चतम स्तर की सिंबॉलिक ऑथोरिटी और टैक्टिकल सिग्निफिकेंस प्राप्त थी। यदि हम इस अस्त्र के कॉम्बैट यूज का वास्तविक और वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसे युद्धभूमि में केवल अंतिम आधार हथियार, अल्टीमेट स्ट्राइक वेपन की तरह नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल डिटेरेंट, प्रिसिजन अटैक टूल और हाई रिस्क टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने वाले स्पेशल वेपन के रूप में भी उपयोग किया गया होगा। प्राचीन इंडियन वॉरफेयर में हर शस्त्र का एक विशिष्ट रोल होता था, जैसे धनुषबाण लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए, भाले मीडियम रेंज के लिए, तलवारें क्लोज कॉम्बैट के लिए। इसी तरह सुदर्शन चक्र को हाईली डेंजरस अपोनेंट्स, आर्मोर्ड लीडर्स, फास्ट मूविंग वॉरियर्स या स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड टारगेट्स के खिलाफ डिप्लॉय किया जाता था।
विष्णु और कृष्ण दोनों को चक्र का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है, लेकिन वैदिक और वैष्णव ग्रंथ यह भी संकेत देते हैं कि चक्र हमेशा उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे अत्यधिक सटीकता और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती थी, और इसके बिना फेंकने से वापसी पाथ बिगड़ सकता था और फ्रेंडली यूनिट्स के लिए खतरा भी बन सकता था। यही कारण है कि रियल वॉरियर्स द्वारा चक्र का प्रैक्टिकल यूज आमतौर पर एलिवेटेड पोजीशंस, चैरियट्स या ओपन बैटलफील्ड जोन्स से किया जाता था, जहां हवा का दबाव और एंगल कंट्रोल बेहतर होता था। कृष्ण द्वारा शिशुपाला, नरकसुरा या जरासंध जैसे टारगेट्स के संदर्भ में चक्र के उपयोग का जीवंत वर्णन मिलता है, और इन घटनाओं को वास्तविक कॉम्बैट फिजिक्स में समझें तो यह माना जा सकता है कि चक्र को तब डिप्लॉय किया गया जब प्रेसाइज, इंस्टेंट, अनस्टॉपेबल स्ट्राइक की आवश्यकता थी, यानी जब पारंपरिक हथियार प्रभावी नहीं होते या अत्यधिक आर्मोर्ड टारगेट को न्यूट्रलाइज करना होता। चक्र का उपयोग अचानक हाई वेलोसिटी स्ट्राइक के रूप में किया जाता था ताकि दुश्मन के पास बचाव का समय ही न बचे। यह भी संभव है कि चक्र को केवल उन वॉरियर्स को उपयोग करने की अनुमति थी जो स्पिनिंग डिस्क एरोडायनामिक्स, थ्रोइंग एंगल, फिंगर रिलीज पैटर्न और रिस्ट रोटेशन फिजिक्स में महारत रखते थे। व्यावहारिक युद्ध में वॉरियर्स चक्र को एक बेल्ट या आर्म होल्डर में रखते थे और उसे तब तक न निकालते जब तक बैटलफील्ड में एक डिसाइसिव अपॉर्चुनिटी न दिखाई दे। इसके अलावा चक्र का विजुअल इम्पैक्ट भी अत्यधिक महत्व रखता था। युद्धभूमि में एक तेज गति से घूमता हुआ, सूर्य जैसी चमक पैदा करता हुआ सर्कुलर वेपन दुश्मन की सेना में भय, अस्थिरता और कंफ्यूजन पैदा करता था, यानी यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक शक्तिशाली उपकरण भी था। कृष्ण के पास चक्र होने की प्रतीकात्मकता ही विरोधियों को डराने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह वेपन फेंके जाने के बाद रोकना असंभव है। स्ट्रैटेजिकली, चक्र का उपयोग उन परिस्थितियों में किया जाता था जहां क्विक एलिमिनेशन मिशन आवश्यक हो, जैसे एनिमी कमांडर को समाप्त करना, किसी प्रमुख योद्धा का अचानक खात्मा करना, या केओटिक बैटल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू स्ट्राइक देना। मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर यदि चक्र को युद्ध में यूज किया गया हो तो वॉरियर को हवा की दिशा, फेंकने का एंगल, स्पिन रेशियो और एनिमी की डिस्टेंस का सटीक अनुमान लगाना पड़ता था। इससे चक्र एक नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि मास्टरी डिमांडिंग टूल बन जाता था। कृष्ण के संदर्भ में इसे सटीक टाइमिंग और स्ट्रैटेजिक जजमेंट का प्रतीक माना जाता है, न कि केवल डिवाइन मिरेकल का। वास्तविक कॉम्बैट लॉजिक के अनुसार सुदर्शन चक्र एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजिक वेपन था, जिसका उपयोग केवल तब किया जाता था जब बैटलफील्ड में एक डिसाइसिव, हाई प्रिसिजन स्ट्राइक की आवश्यकता होती, और यही कारण है कि इतिहास और ग्रंथ इसे अल्टीमेट वेपन की श्रेणी में रखते हैं। जब हम सुदर्शन चक्र को एक वास्तविक शस्त्र के रूप में समझने की कोशिश करते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया की अन्य सभ्यताओं ने भी सर्कुलर या डिस्क बेस्ड वेपन्स विकसित किए थे, जिनका मुकाबला भारतीय चक्र से किया जा सकता है। ग्रीक, चाइनीज और साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि स्पिनिंग वेपन्स का विचार केवल भारत में नहीं बल्कि वैश्विक युद्ध परंपराओं में भी मौजूद था। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनान के होप्लाइट सोल्जर्स के पास होप्लाइट डिस्क नाम का एक फ्लैट मेटालिक डिस्क टाइप वेपन होता था, जिसे वे प्राइमरीली डिफेंस के लिए शील्ड के साथ इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ ग्रंथ बताते हैं कि इसका एक हल्का, शार्पन्ड एज्ड वेरिएंट क्लोज थ्रो और मीडियम रेंज डिस्ट्रैक्शन अटैक्स के लिए भी उपयोग किया जाता था। यह डिस्क सुदर्शन चक्र की तरह हाई स्पीड कटिंग टूल नहीं था, लेकिन ग्रीक सेना में इसका एरोडायनामिक डिजाइन और रोटेशनल स्टेबिलिटी एक टैक्टिकल एडवांटेज देता था, खासकर फॉर्मेशन वॉरफेयर में जहां होप्लाइट्स एक कॉम्पैक्ट फैलेंक्स बनाए रखते थे। इसी तरह चाइनीज मार्शल आर्ट्स और प्राचीन वेपनरी में वाइंड एंड फायर व्हील्स एक प्रमुख शस्त्र था, जिसे दो सर्कुलर डिस्क्स के रूप में दोनों हाथों में पकड़ा जाता था। इन डिस्क्स में आउटवर्ड ब्लेड्स,
इनर ग्रिप्स और फ्लेम लाइक प्रोट्रूजन्स होते थे, जिनका उपयोग स्लैशिंग, ट्रैपिंग और डिसआर्मिंग टेक्निक्स में किया जाता था। हालांकि ये व्हील्स सुदर्शन चक्र की तरह लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल वेपन्स नहीं थे, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी, रोटेशनल हैंडलिंग और हाई स्पीड कट्स देने की क्षमता ने इन्हें चाइनीज कॉम्बैट सिस्टम में एक अत्यंत खतरनाक क्लोज रेंज वेपन बना दिया था। इन व्हील्स का मेटल क्राफ्ट भी हाईली सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए बैलेंस्ड सिमेट्री, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन और ब्लेड अलाइनमेंट की बहुत आवश्यकता होती थी, जो बताता है कि एशियन मेटलर्जी कई मामलों में इंडियन मेटलर्जी के समान ही उन्नत स्तर पर थी। अब यदि हम भारतीय चक्र की तुलना इन वेपन्स से करें, तो सबसे बड़ा अंतर इसके कॉम्बैट रोल और एरोडायनामिक्स में दिखाई देता है। इंडियन चक्र पूरी तरह से एक थ्रोइंग वेपन के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें परफेक्ट सर्कुलर जियोमेट्री, शार्पन्ड रिम एज, बैलेंस्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन और हाई जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी शामिल थी। इससे चक्र को लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी और हाई वेलोसिटी कटिंग एक्शन की क्षमता मिलती थी, जो ग्रीक हॉप्लाइट डिस्क या चाइनीज फायर व्हील्स में नहीं थी। सुदर्शन चक्र का यूनिकनेस इस बात में भी है कि यह केवल एक प्रोजेक्टाइल वेपन नहीं बल्कि सिंबॉलिक ऑथोरिटी का भी प्रतिनिधि था, विशेषकर वॉरियर्स जैसे विष्णु, कृष्ण या एलीट क्षत्रिय फाइटर्स के हाथों में। भारत का चक्र कॉम्बैट में 3 लेयर एडवांटेज देता था: साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन, लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक और एरोडायनामिक स्लाइसिंग मैकेनिक्स। यह वही गुण है जो नीदर हॉप्लाइट डिस्क नोर फायर व्हील्स में इस स्तर पर देखने को मिलते हैं। क्रॉस कल्चरल एनालिसिस यह भी दर्शाता है कि जो सभ्यताएं मेटलर्जी और मैथमेटिकल जियोमेट्री में अधिक उन्नत थीं, उन्होंने सर्कुलर वेपन्स को अधिक प्रयोग किया। इंडिया, चाइना और ग्रीस सभी में एडवांस्ड मेटल वर्क मौजूद थी, लेकिन भारत में चक्र का डेवलपमेंट अधिक एरोडायनामिक परफेक्शन और सिंबॉलिक डेप्थ के साथ हुआ। ग्रीक डिस्क डिफेंसिव यूटिलिटी में श्रेष्ठ था, चाइनीज व्हील्स क्लोज कॉम्बैट कंट्रोल में, लेकिन इंडियन चक्र अपने प्रोजेक्टाइल एफिशिएंसी और डेडली एक्यूरेसी में अनमैच्ड था। यह व्यापक तुलना दिखाती है कि सुदर्शन चक्र मात्र एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रिफाइंड सर्कुलर वेपन्स में से एक था, जिसका डिजाइन, मेटलर्जी और बैटलफील्ड रोल अन्य देशों के कॉन्टेम्पररी डिस्क वेपन्स से कहीं अधिक उन्नत और वैज्ञानिक था। जब सुदर्शन चक्र की चर्चा होती है, तो अधिकतर लोग इसे केवल एक दिव्य या अलौकिक हथियार के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि हम इसे मिथकों से परे हटाकर वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और तकनीकी दृष्टिकोण से समझें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह शस्त्र प्राचीन भारत की मेटलर्जी नॉलेज, सर्कुलर एरोडायनामिक्स, बोर इंजीनियरिंग और कॉम्बैट साइकोलॉजी का एक अद्भुत संयोजन था। वेदों, पुराणों और महाभारत में चक्र के संदर्भ सिर्फ धार्मिक महत्व के संकेत नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे वेपन सिस्टम के इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं जो उस समय की टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को दर्शाते हैं। सुदर्शन चक्र के 108 शार्प एजेस, परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्क डिजाइन, अल्ट्रा हाई रोटेशन वेलोसिटी और लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल कैपेबिलिटी यह दिखाते हैं कि एंशिएंट इंडियन वेपन मेकर्स को वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मेटल हार्डनेस, रिम शार्पनेस, रोटेशनल मैकेनिक्स और जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी की गहरी समझ थी, जो आधुनिक इंजीनियरिंग के कई प्रिंसिपल्स से मेल खाती है। मेटलर्जिकल एविडेंस बताता है कि आयरन एज और लेटर पीरियड्स में भारत में क्रूसिबल स्टील, वुड्स स्टील और हाई कार्बन एलॉयस का उत्पादन संभव था, जिनसे रेजर शार्प एंड रेसिलिएंट एजेस वाले वेपन्स बनाए जा सकते थे। इसका मतलब यह है कि सुदर्शन चक्र का एक मटेरियलिस्टिकली रियल वेरिएंट एंशिएंट इंडिया में बनाना बिल्कुल संभव था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चक्र को गाइडेड वेपन कहकर डिस्क्राइब किया जाना अक्सर डिवाइन एग्जैजरेशन की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में एंशिएंट वॉरियर्स को प्रोजेक्टाइल डायनामिक्स, विजुअल ट्रैकिंग, स्पिन कंट्रोल और कर्व्ड फ्लाइट फिजिक्स की गहरी समझ थी।
थ्रोइंग टेक्निक्स जैसे पैराबोलिक आर्क थ्रो, स्ट्रेट लाइन रोटेशनल थ्रो और साइडकल मोशन से यह संभव था कि चक्र एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करे और फाइटर के एक्सपीरियंस के आधार पर रिटर्निंग कर्व्ड मोशन भी बन सकता था, जो कई मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशंस में आज भी देखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि चक्र जीपीएस गाइडेड मिसाइल की तरह टारगेट को खुद ढूंढता था, बल्कि यह कि वॉरियर की थ्रोइंग स्केल और हाई स्पीड रोटेशन से चक्र उच्च एक्यूरेसी और प्रेडिक्टेबल पाथ फॉलो करता था। इसी वजह से सुदर्शन चक्र को एक मिथोलॉजिकल गाइडेड वेपन कहा गया, जबकि वास्तविकता में यह प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्लस एक्सपर्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग का परिणाम हो सकता था। इसके धार्मिक एस्पेक्ट्स भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि विष्णु और कृष्ण के हाथों में चक्र का अर्थ केवल शक्ति नहीं बल्कि सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा और कॉस्मिक ऑर्डर की अभिव्यक्ति है। यह वेपन सिंबलिज्म इंडिया की वॉरियर कल्चर को शेप करता है और एलीट फाइटर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह कार्य करता था। परंतु जब सुदर्शन चक्र को प्योरली टेक्नोलॉजिकल एंगल से देखा जाए तो यह वेपन एक अल्ट्रा एफिशिएंट स्पिनिंग डिस्क था, जो तेज, सटीक और घातक वार करने में सक्षम था। इसकी तुलना दुनिया के सर्कुलर वेपन्स जैसे ग्रीक हॉप्लाइट डिस्क या चाइनीज वाइंड एंड फायर व्हील से करने पर पता चलता है कि इंडियन चक्र प्रोजेक्टाइल एरोडायनामिक्स में कहीं आगे था। आधुनिक इंजीनियरिंग की भाषा में सुदर्शन चक्र एक हाई वेलोसिटी रोटेशनल प्रोजेक्टाइल वेपन था, जिसका डिजाइन एक एडवांस्ड लेवल की सिमेट्री, बैलेंस और अलॉय कॉम्पोजिशन की मांग करता है। इसकी फ्लाइट मैकेनिक्स आज के फ्रीज बी डायनामिक्स, टरबाइन ब्लेड रोटेशन और शरीकन एरोडायनामिक्स से कई हद तक मेल खाती है। इसका मतलब यह है कि सुदर्शन चक्र के पीछे अलौकिकता से अधिक विज्ञान है, मेटल साइंस, फिजिक्स, मैकेनिकल डिजाइन, मार्शल स्केल और टैक्टिकल यूसेज का साइंस। अंत में निष्कर्ष सिर्फ इतना है, सुदर्शन चक्र रहस्य नहीं बल्कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस, मेटलर्जिकल मास्टरी और कॉम्बैट इंटेलिजेंस का एक प्रतीक है। चाहे इसके मिथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस एग्जैजरेटेड हों, लेकिन इसके मूल में मौजूद वैज्ञानिक संभावनाएं पूरी तरह रियल हैं और यह दिखाती हैं कि भारत का वेपन साइंस दुनिया में कई युग आगे था। सुदर्शन चक्र इतिहास, विज्ञान और परंपरा तीनों का संगम है और यही कारण है कि यह आज भी दुनिया के सबसे आइकॉनिक, टेक्नोलॉजिकली इंट्रिग्यूइंग और सिंबॉलिकली पावरफुल वेपन्स में से एक माना जाता है।